कहानी एक रूसी जेल से शुरू होती है जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक एबगनील जूनियर है। फ्रैंक एक निहायत होशियार जालसाज है जिसने कई संगीन जुर्म किए हैं। इसी वक्त एक FBI एजेंट कार्ल उसे वापस अमेरिका ले जाने के लिए आता है। कार्ल फ्रैंक से बात कर रहा था जब अचानक फ्रैंक की तबीयत खराब होने लगी। शुरू में कार्ल ने सोचा कि ये फ्रैंक का कोई नया ढोंग है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कोई भी इतनी हकीकत से झूठ नहीं बोल सकता। उसने जल्दी से उसे अस्पताल ले जाना शुरू किया, लेकिन मौका देखकर फ्रैंक वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद हमें उसकी कहानी शुरू से दिखाई जाती है। फ्रैंक एक निहायत खुशहाल खानदान में पैदा हुआ था। उसके वालिदैन एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन फ्रैंक के वालिद उसे सूट खरीदने के लिए एक दुकान पर ले गए, लेकिन वहां काम करने वाली औरत ने कहा कि दुकान उस वक्त बंद है। ये सुनकर फ्रैंक के वालिद ने फौरन एक सोने की चेन निकाली और पूछा, क्या ये आपकी है? औरत उसकी बातों से मुतासिर हो गई और बोली, ठीक है, आप सूट खरीद सकते हैं। फ्रैंक के वालिद ऐसे दांव पेच के माहिर थे। फिर उन्होंने फ्रैंक से कहा कि ड्राइवर बनो और गाड़ी चलाओ। जल्द ही वो बैंक पहुंचे जहां बैंक मैनेजर उनसे मिलने आया। असल में फ्रैंक के वालिद को अपने कारोबार में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और इसीलिए उन्हें बैंक से कर्ज की जरूरत थी। एक दूसरे अकाउंटेंट की गलती से वो टैक्स वक्त पर अदा न कर सके, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ। लेकिन सब कुछ समझाने के बावजूद कोई भी बैंक उनकी मदद को तैयार न था। हुकूमत ने उनकी गाड़ी, जायदाद, पैसा सब कुछ जब्त कर लिया। यहाँ तक कि इस माली बुहरान में भी फ्रैंक के वालिद ने उसके लिए एक बैंक अकाउंट खोला। फ्रैंक ने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हैं? आप पहले ही मकरूज हैं। उसके वालिद ने जवाब दिया, मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे है, तुम्हें अच्छे तरीके से जीना है। उनकी जिंदगी में पैसों की कमी आ गई थी, इसलिए फ्रैंक को भी अपना स्कूल बदलना पड़ा। लेकिन नए स्कूल के पहले ही दिन एक लड़का उसे तंग करने लगा। उसने फ्रैंक का मजाक उड़ाया और कहा, तुम उस्ताद लगते हो, अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनो। फ्रैंक को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने फैसला किया कि वो वाकई उस्ताद बनकर दिखाएगा। वो क्लास में गया और वहाँ मौजूद असल उस्ताद से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरी क्लास है, अब मैं पढ़ाऊंगा, आप बाद में आना। बेचारा उस्ताद घबरा गया और वहां से चला गया। इसके बाद फ्रैंक ने उस लड़के को सबके सामने शर्मिंदा किया। पूरे एक हफ्ते तक किसी को पता न चला कि एक तालिबे इल्म क्लास पढ़ा रहा है। उसने तो पूरी क्लास को ट्रिप पर ले जाने का भी प्लान बना लिया था। लेकिन जल्द ही स्कूल को हकीकत मालूम हो गई और फ्रैंक के वालिदैन को बुला लिया गया। प्रिंसिपल के सामने उसके वालिद संजीदा रहे, लेकिन बाद में फ्रैंक के साथ इस पर खूब हंसे। एक दिन जब फ्रैंक घर आया तो उसने अपनी माँ के कमरे में एक और आदमी देखा। वो आदमी उसके वालिद के साथ काम करता था। उसकी माँ ने बड़ी कोशिश की कि सब नॉर्मल लगे और यहाँ तक कि फ्रैंक को कुछ पैसे भी दिए कि ये लो और अपने लिए कुछ खरीद लो, लेकिन फ्रैंक सब कुछ समझ गया। चंद दिन बाद फ्रैंक के वालिदैन ने अलहदगी का फैसला कर लिया। वकील ने फ्रैंक से पूछा कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या अपने वालिद के साथ। फ्रैंक का दिल टूट गया। अपनी फैमिली को यूं बिखारते देखना उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो बर्दाश्त न कर सका, घर से भाग गया और एक और शहर चला गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ एक बैंक अकाउंट और एक चेक बुक। उसने चेक्स लिखने शुरू किए और होटलों में देने लगा, लेकिन जब चेक बाउंस होने लगे तो मैनेजर ने उसे निकाल दिया। फिर एक दिन फारिग बैठे बैठे उसके जहन में ख्याल आया कि चेक्स तो बदले भी जा सकते हैं। ये पुराने जमाने की कहानी है। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए फ्रैंक ने आहिस्ता आहिस्ता जाली चेक बनाने शुरू किए। वो मुख्तलिफ लोगों के नाम लिखकर चेक्स कैश कराने लगा और अगर बैंक मैनेजर उसको कैश देने से इनकार करता तो वो पूरे एतमाद के साथ अपने वालिद का पुराना हार वाला दांव खेलता, जिसके बाद उसका काम हो जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके ये दांव पकड़े जाने लगे। जल्द ही उसके चेक किसी भी बैंक में कबूल होना बंद हो गए। फिर एक दिन फ्रैंक ने एक होटल के बाहर एक पायलट को देखा। सब लोग उस पायलट को बहुत इज्जत दे रहे थे। ये देखकर फ्रैंक के जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी पायलट बन जाऊं, असली नहीं जाली। इस तरह सब उसकी इज्जत करेंगे और उसके चेक भी आसानी से कैश हो जाएंगे। उसने रिपोर्टर का भेस बनाया और एयरपोर्ट गया। वहाँ अफसरान से कहा, मैं पायलट्स पर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ अहम मालूमात चाहिए। उसने पता कर लिया कि पायलट अपनी यूनिफॉर्म कहां से लेते हैं और फिर उसने सप्लायर को फोन किया और कहा, मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई है, क्या मुझे नई सिलवा कर दे सकते हैं?
कुछ दांव पेच इस्तेमाल करने के बाद फ्रैंक ने एक अच्छा सा यूनिफॉर्म हासिल कर लिया। वो उसे चेक से पैसे देकर खरीदने ही वाला था कि मुलाजिम ने कहा, मुझे सिर्फ आपका पायलट आईडी चाहिए, आपको कुछ अदा करने की जरूरत नहीं है, हम ये एयरलाइन से खुद ले लेंगे। फ्रैंक पहले ही जाली आईडी बना चुका था और इसी से उसने यूनिफॉर्म मुफ्त में हासिल कर लिया। इसके बाद फ्रैंक अपने चेक कैश कराने बैंक गया। वही बैंक जो पहले उसको नजरअंदाज करता था, अब खुद मैनेजर आगे बढ़कर उसका चेक कैश कर रहा था। बाद में फ्रैंक को एक होटल से पता चला कि वो सिर्फ छोटे नहीं बल्कि बड़े चेक भी कैश करा सकता है, बस वो तनख्वाह वाले चेक जैसे लगने चाहिए। तो फ्रैंक ने अपने जाली तनख्वाह के चेक बनाने शुरू कर दिए। वो खिलौने के जहाज से एयरलाइन कंपनी का लोगो निकालकर चेक पर चिपका देता। फिर जब वो बैंक गया तो मैनेजर ने कहा, सर आप ये राहे रास्त एयरपोर्ट पर कैश करा सकते हैं। फ्रैंक को एहसास हुआ कि अब वो जब चाहे एयरपोर्ट पर अपने चेक कैश करा सकता है और उसे ये बहुत पसंद आया। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट ने तो उससे ये भी पूछा कि क्या आप आज हमारे साथ उड़ान भर रहे हैं? जब फ्रैंक ने हाँ कहा तो उसने फौरन उसे जहाज के अंदर ले लिया। पायलट्स के लिए जहाज में बैठना मुफ्त था। फ्रैंक असल पायलट नहीं था, इसलिए अंदर से घबरा रहा था, लेकिन सबके सामने पूरे एतमाद से बर्ताव कर रहा था। फिर वो एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास गया और उससे पूछा, क्या ये आपका हार है? उसने अपने वालिद का वही दांव खेलकर लड़की को मुतासिर किया। फ्रैंक अपनी उम्र से कुछ बड़ा लगता था और किसी को शक भी ना हुआ कि वो असल पायलट नहीं है। फ्रैंक अब जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठा रहा था। उसने एक बैंक मैनेजर से छेड़छाड़ शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिस्टम को समझने लगा। कहां से चेक आते हैं, कहां जाते हैं, किस तरह अकाउंट नंबर दिए जाते हैं, सब कुछ उसने सीख लिया। उसे ये भी पता चला कि बैंक चेक एनकोड करने के लिए एक खास किस्म की टाइपराइटर इस्तेमाल करते हैं, तो उसने भी बिल्कुल वैसी ही सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद ली। फ्रैंक अब नया नहीं रहा था, उसका काम काफी प्रोफेशनल हो चुका था। रफ्ता रफ्ता उसने जाली चेक के जरिए ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालने शुरू किए और उसके फ्रॉड बड़े और बड़े होते गए। उसकी सरगर्मियों की खबर FBI तक पहुंची और ये केस एक एजेंट कार्ल के हवाले कर दिया गया। कार्ल अपना काम बहुत संजीदगी से लेता था। एक दिन फ्रैंक अपने वालिद से मिला। वो वालिद को अक्सर खत लिखता और उन्हें अपनी मसरूफियत के बारे में बताता। फ्रैंक के वालिद को यकीन था कि उसका बेटा वाकई पायलट बन गया है और वो उस पर फख्र करते थे। फ्रैंक ने कहा, जब से हुकूमत ने आपसे सब कुछ छीन लिया है, मैंने अपनी कमाई से आपके लिए एक गाड़ी खरीदी है, बिल्कुल वैसी ही जैसी जेम्स बॉन्ड फिल्मों में चलाता है। लेकिन वालिद ने जवाब दिया, टैक्स स्कैंडल के बाद हुकूमत अब भी मेरे पीछे है, अगर मैं ये गाड़ी लूंगा तो वो इसे भी ले जाएंगे। वालिद की दुकान भी बंद हो चुकी थी और वो सख्त मुश्किलात में थे। फ्रैंक ने पैसे देने की भी कोशिश की, मगर वालिद ने इनकार कर दिया। वो बोले, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। अब तक फ्रैंक मुल्क के पूरे निजाम को अच्छी तरह समझ गया था। वो मुख्तलिफ रियासतों में जाता और अलग अलग जगहों से चेक पास करता। FBI उसकी तमाम सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए थी और जल्द ही वो उस होटल तक पहुंच गए जहां फ्रैंक ने अपना आखिरी चेक पास किया था। जब होटल वालों से पूछा गया तो मालूम हुआ कि फ्रैंक अब भी वही ठहरा हुआ है। वो इतने अरसे से वहां था कि सबसे मानूस हो चुका था। कार्ल सीधा उसके कमरे में बंदूक लेकर पहुंचा। फ्रैंक ने समझ लिया कि अगर होशियारी ना दिखाई तो पकड़ा जाएगा। उसने खुफिया एजेंट बनने का ढोंग रचाया। उसने कहा, रिलैक्स करो, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ। क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ तुम ही इस आदमी को ढूंढ रहे हो? पूरी हुकूमत उसके पीछे है। कार्ल ने कहा, अपना शिनाख्ती कार्ड दिखाओ, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? फ्रैंक ने जवाब दिया, मेरा पूरा बटुआ रख लो, अच्छी तरह चेक कर लेना। कार्ल एक हाथ से बटुआ नहीं खोल सका। इसी दौरान फ्रैंक ने कहा, देखो, हमारे आदमियों ने पहले ही उस मुजरिम को पकड़ लिया है, हम तुमसे पहले यहाँ पहुँच गए थे। बाहर कोई नाबिना आदमी को कार में बिठा रहा था। दूर से देखकर कार्ल को लगा जैसे वाकई मुजरिम पकड़ा गया हो। इसी वजह से उसने फ्रैंक पर यकीन कर लिया। फ्रैंक ने जाली चेक बनाने वाला सारा सामान उठाया और कार्ल से कहा, पुलिस जल्द पहुंचने वाली है, तब तक मैं ये सबूत नीचे ले जाता हूँ। कार्ल ने उस पर मुकम्मल एतबार कर लिया और यहाँ तक कि उससे बटुआ वापस ले लेने को कहा, मगर फ्रैंक ने जानबूझकर कहा, नहीं, तुम ही रखो। फिर वो सारे जरूरी सामान के साथ भाग निकला। कुछ देर बाद जब कार्ल ने बटुआ खोला तो वो
वो बिल्कुल खाली था। वो चालाक धोखेबाज उसकी आंखों के सामने फरार हो गया। कार्ल को सख्त जिल्लत महसूस हुई। उसके बॉस ने भी सख्त डांटा। कार्ल इतना गुस्से में आया कि अपने बॉस पर चीखने लगा। इधर एयरलाइंस को भी मालूम होने लगा कि फ्रैंक किस तरह पायलट बनने का ड्रामा करता है। अब बार बार वही फ्रॉड दोहराना मुश्किल हो रहा था। जब मीडिया को पता चला तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का लक़ब दे दिया। फ्रैंक इससे बहुत खुश हुआ। उसने जेम्स बॉन्ड की तरह सूट पहनने शुरू किए और एक गाड़ी भी वैसी ही खरीद ली। वक्त गुजरता गया और क्रिसमस आ गया। कार्ल अपने दफ्तर में अकेला काम कर रहा था जब फ्रैंक ने अचानक फोन किया। उसने कहा, मैं अब तक जो कुछ तुम्हारे साथ किया है उस पर माफी मांगना चाहता हूँ। उसने कार्ल को अपना पता भी दिया, लेकिन कार्ल ने जवाब दिया, तुम फिर मुझे फंसाना चाहते हो, है ना? इस बार मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। उसने ये भी कहा, हो सकता है तुम्हारे पास पैसा हो लेकिन तुम बहुत अकेले हो। ये सुनकर फ्रैंक को बहुत दुख हुआ और उसने फोन बंद कर दिया। मगर इस बार वो सच कह रहा था। उसने वाकई कार्ल को अपना असल पता दिया था। पिछली बार जब फ्रैंक ने कार्ल से बात की थी तो उसने अपना नाम बैरी एलन बताया था, जो एक कार्टून किरदार है। ये समझने के बाद कार्ल ने अपने दफ्तर फोन किया और कहा, ये तो बस एक बच्चा है जो जरा बड़ा नजर आता है। यही वजह है कि हम उसे ढूंढ नहीं पाए। उसने कहा, घर से भागने वाले बच्चों की फहरिस्त बनाओ। जरूर किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई होगी। बहुत तहकीक के बाद कार्ल आखिरकार फ्रैंक के घर पहुंचा और उसकी माँ से मिला। जब उसे फ्रैंक की तस्वीर दिखाई गई तो उसने तस्दीक की, हाँ, ये मेरा बेटा है। कार्ल ने कहा, ये नंबर 1 फ्रॉड है। अगर कभी तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो फौरन पुलिस को इत्तला देना। लेकिन फ्रैंक की माँ ने कहा, अरे वो तो बच्चा है, शायद उसने सिर्फ खाने पीने के लिए कुछ पैसे लिए होंगे। अपना पर्स उठाते हुए उसने कहा, मैं पैसे वापस कर देती हूँ। कितने हैं? कार्ल ने जवाब दिया, $14 लाख। ये सुनकर फ्रैंक की माँ सख्ते में आ गई। उधर फ्रैंक एक और शहर में शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसे अस्पताल में कुछ काम था तो वो वहाँ गया। अंदर उसने एक नर्स ब्रेंडा को रोते देखा। एक डॉक्टर ने उसे गलती पर डांटा था। फ्रैंक ने उसे तसल्ली दी और कहा, फिक्र न करो, तुम कमाल हो, शायद वो डॉक्टर ही पागल है। इसी लम्हे फ्रैंक के जहन में एक ख्याल आया। उसने ब्रेंडा से पूछा कि क्या अस्पताल में कोई नौकरी खाली है। असल में पायलट बनना अब खतरनाक हो गया था, इसलिए फ्रैंक ने डॉक्टर बनने का सोचा। उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री बनाई और इंटरव्यू देने गया। डॉक्टर ने हैरत से कहा, सर, आप हमारी छोटी सी अस्पताल में काम करना चाहते हैं? फ्रैंक ने मुख्तलिफ डॉक्टरों की फिल्में देखकर उनका रवैया सीख लिया था, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं बड़े शहरों ही नहीं, छोटे शहरों के लोगों की भी खिदमत करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसे फौरन नौकरी मिल गई, लेकिन हकीकत में फ्रैंक ने कोई काम नहीं किया। वो बस डॉक्टरों को बेकार मशवरे ही देता रहता था। फारिग वक्त में वो और ब्रेंडा एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर एक दिन अचानक उसे एक इमरजेंसी केस के लिए बुला लिया गया। एक लड़का बुरी तरह जख्मी था। खून देखकर फ्रैंक अंदर से कांप गया, लेकिन पूरे एतमाद के साथ उसने एक और डॉक्टर से पूछा, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे? डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया, फ्रैंक ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये संभाल लेंगे। मैं बाद में आकर देखूंगा कि आपने ये सही किया या नहीं। ये कहकर वो फौरन निकल गया, लेकिन हकीकत में वो खुद को बहुत बीमार महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ कार्ल फ्रैंक के वालिद से मिलने गया और उसे फ्रैंक की तमाम सरगर्मियों के बारे में बताया। फ्रैंक के वालिद ने कहा, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, और अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुम्हें ना बताता। कार्ल ने समझ लिया कि बाप बेटा बहुत करीब हैं और एक दूसरे को खुतूत भेजते होंगे। वहाँ पड़े खुतूत को देखकर कार्ल ने अंदाजा लगाया कि फ्रैंक कहाँ रह रहा हो सकता है। जल्द ही वो पुलिस के साथ वहाँ जाने की मंसूबा बंदी करने लगा। उधर फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। एक दिन ब्रेंडा अचानक रोने लगी। उसने फ्रैंक को बताया, मैंने एक बार इसकाते हामल करवाया था, उसके बाद मेरे वालिद ने मुझे घर से निकाल दिया। फ्रैंक ने कुछ देर सोचा और कहा, देखो, अगर मैं तुम्हारे वालिद से शादी की बात करूं, क्या वो तुम्हें कबूल कर लेंगे? ये सुनकर ब्रेंडा बहुत खुश हुई। फिर फ्रैंक ब्रेंडा के वालिद से मिलने गया। ब्रेंडा के वालिद वकील थे। ताचे फ्रैंक ने कहा, मैं भी डॉक्टर बनने से पहले वकील था। उसने फिल्में देखकर कानून पढ़ा था और अपनी बातों से वहाँ सबको मुतासिर किया। ब्रेंडा के वालिद ने उससे पूछा, सच बताओ, तुम जैसे आदमी ने मेरी बेटी में क्या देखा? इस पर फ्रैंक ने जवाब दिया, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ जो आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। ये सुनकर ब्रेंडा के वालिद बहुत मुतासिर हुए। फ्रैंक ने फिर उनसे पूछा, अगर मैं यहाँ वकालत करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? ब्रेंडा के वालिद ने जवाब दिया, तुम पहले ही लॉ स्कूल मुकम्मल कर चुके हो, बस एक इम्तिहान पास करना होगा, उसके बाद तुम यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रैंक ने वाकई सख्त मेहनत की, इम्तिहान दिया
और वकील बन गया। कहानी फिर हाल में वापस आ गई जहां कार्ल ने बिल आखिर फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया। कार्ल ने पूछा, तुमने वो इम्तिहान कैसे पास किया? फ्रैंक ने जवाब दिया, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम मुझे जेल ले जा रहे हो, अदालत नहीं। फिर कहानी एक बार फिर माजी में चली गई जहां हमने देखा कि फ्रैंक ब्रेंडा के खानदान के साथ बहुत घुल मिल गया था। वो उससे शादी करने वाला था। उसने अपने वालिद से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और कहा, हम सब कुछ वापस ले आएंगे जो हुकूमत ने हमसे छीना। फिर आप माँ को भी मना लेना और हम सब पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगे। लेकिन उसके वालिद ने बताया कि उसकी माँ ने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। ये सुनकर फ्रैंक का दिल टूट गया। उसके वालिद ने यह भी कहा, मुझे तुम्हारे सारे कारनामों का पता चल गया है। ये सुनकर फ्रैंक को शदीद सदमा पहुंचा और वो वहां से चला गया। उसी रात फ्रैंक ने कार्ल को फोन किया और कहा, मैं शादी कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हम दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ वो सब भूल जाएं। अब फ्रैंक को उम्मीद थी कि उस पर लगे तमाम इल्जाम खत्म हो जाएंगे, लेकिन कार्ल ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये नौकरी मेरे पास है मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम बच नहीं सकते। इसके बाद कार्ल के जहन में एक ख्याल आया। उसे पता था कि शादी के बाद फ्रैंक अपना नाम नहीं बदल सकता, क्योंकि अब वो वकील था और कभी डॉक्टर भी बनकर रहा था। कार्ल ने अंदाजा लगाया कि शादी का कार्ड कहीं ना कहीं छप रहा होगा। चनांचे उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दी। जब फ्रैंक की शादी हुई तो तमाम एजेंट वहां पहुंच गए। ये देखकर फ्रैंक ब्रेंडा को अपने कमरे में ले गया और उसे सच बताया कि वो सबको बेवकूफ बना रहा था, लेकिन उसने ये भी यकीन दिलाया कि वो वाकई उससे मोहब्बत करता है। उसने कहा, मैं अब यहाँ से भाग रहा हूँ, कल मुझे एयरपोर्ट पर मिलना और किसी को ना बताना कि कहाँ जा रही हो। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार करने लगा। वो आई, लेकिन अकेली नहीं थी, उसके साथ एजेंट्स भी थे। फ्रैंक के लिए बच निकलना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसने एक चालाक तदबीर निकाली। वो एक कॉलेज गया और कहा कि उनकी एयरलाइन बहुत सी एयर होस्टेस भर्ती कर रही है। कई इंटरव्यूज के बाद उसने कुछ हसीन लड़कियां चुन ली। उनके घेरे में पायलट की वर्दी पहने वो एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। सब पुलिस वाले लड़कियों की खूबसूरती में ऐसे उलझ गए कि फ्रैंक आसानी से निकल गया। उसी वक्त एयरपोर्ट के बाहर एक लड़का खड़ा था जो बिल्कुल फ्रैंक जैसा लग रहा था। सारे FBI एजेंट उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन जब उसे पकड़ा तो उसने कहा कि उसे बस पैसे देकर यहाँ खड़ा किया गया था। इस तरह फ्रैंक होशियारी से मुल्क से निकल गया। इसके बाद उसने कई मुल्कों में बड़े बड़े फ्रॉड किए। आखिरी बार जब वो नजर आया तो जाली चेक बनाने में मसरूफ था। कार्ल ने अपने सीनियर्स से दरख्वास्त की कि उसे फ्रैंक के पीछे जाने दे। उसने कहा, मैं उसे पकड़कर वापस लाऊंगा, लेकिन सीनियर्स ने इनकार कर दिया। हम उसे अपने मुल्क में नहीं पकड़ सके, तुम किसी और मुल्क में कैसे पकड़ोगे? कार्ल ने मजीद खोज की और जल्द ही उसे पता चला कि फ्रैंक अपने चेक छपवा रहा है। उसे शक हुआ कि फ्रैंक रूस में है, लेकिन रूस बहुत बड़ा था, आखिर कहां? फिर कार्ल को याद आया कि फ्रैंक की माँ एक रूसी गांव से ताल्लुक रखती थी। तहकीक करने पर उसे पता चला कि वहां एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। फिर वही क्रिसमस की रात थी। कार्ल वहां पहुंचा और फ्रैंक को पाया। फ्रैंक ने कहा, आओ मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। लेकिन कार्ल ने खबरदार किया, ऐसा सोचना भी मत कि भागने की कोशिश करोगे, वरना यहाँ की पुलिस तुम्हें गोली मार देगी। अगर अभी हथियार डाल दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फ्रैंक ने कहा, अपने बच्चों की कसम खाओ। कार्ल ने कसम खाई और कहा, यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। इसके बाद फ्रैंक ने उसे हथकड़ी लगाने दी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले वहाँ कोई न था। अगले ही लम्हे कई पुलिस गाड़ियां आ गईं। कहानी फिर हाल में लौट आई। कार्ल और फ्रैंक एक जहाज में थे जो अमेरिका उतरने वाला था। फ्रैंक ने कहा, मैं अपने वालिद से बात करना चाहता हूँ। भारी दिल के साथ कार्ल ने बताया कि उसके वालिद बाथरूम में फिसल कर मर गए। ये सुनकर फ्रैंक टूट गया। वो टॉयलेट में गया और जोर जोर से रोने लगा। लैंडिंग में कुछ ही वक्त बाकी था। जब वो बाहर ना आया तो कार्ल ने दरवाजा तोड़ा और देखा कि फ्रैंक ने सिंक के पेच खोलकर जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुस गया है। जैसे ही लैंडिंग के पहिए खुले, फ्रैंक ने मौका पाकर फरार हो गया। उसी रात वो अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन देखा कि वो अपनी नई फैमिली के साथ खुश है और उसकी एक छोटी बेटी भी है। दूसरी तरफ कार्ल को अंदाजा था कि फ्रैंक अपनी माँ के पास जरूर आएगा। वो पहले से वहाँ मौजूद था और उसने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त फ्रैंक की उम्र अभी 19 साल भी पूरी नहीं हुई थी। कार्ल चाहता था कि उसे नाबालिग माना जाए, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि इतने बड़े फ्रॉड पर उसे सख्त तरीन सजा दी जाए। फैसला किया गया कि वो 10 साल अकेला जेल में सड़ता रहेगा, बगैर किसी से बात किए।